नमस्कार, मैं अखिलेश प्रतापगढ़ी। आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलंद भारत। आज हम बिहार चुनाव की बात करेंगे। जब बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है बिहार विधानसभा का, तो उसके पहले हम कुछ इतिहास के पन्नों पर भी नज़र डालते हैं। इसकी चर्चा से पहले हम क्या बात करेंगे, आइए देखते हैं। तारीखों के कुछ पन्ने को पलटना बहुत जरूरी हो जा सकता है। ये वो बिहार है जहाँ आज़ादी से पहले यादव और कुछ गैर ब्राह्मणों ने जनेऊ पहनना स्टार्ट कर दिया, और ये वो बिहार है जहां जेपी क्रांति के लिए पटना के गांधी मैदान में जनेऊ तोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। और ये वो बिहार है जहां जेपी आंदोलन से निकले बड़े नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन किए। कभी सवर्णों के वर्चस्व वाली बिहार राजनीति में अब पिछड़ों का दबदबा कायम है। चाहे सरकार कोई भी हो, पिछड़ों का दबदबा कायम रहता है। लगभग बिहार की आधी आबादी ओबीसी है। राज्य में दलित और मुस्लिम भी बड़े समुदाय हैं। इन सब वर्गों में जाति हमेशा बिहार चुनाव में एक फैक्टर रहा है। बिहार में बिना जाति की बात किए ना तो सामाजिक राजनीति संभव है, ना तो प्रोफेशनल राजनीति संभव हो पाती है। विधानसभा चुनाव 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जो उसके रिजल्ट थे, उसके नतीजे थे, उस पर हम बात करेंगे थोड़ा। 2015 में जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस संयुक्त मोर्चे से चुनाव लड़ी थी। इनका धड़ा एक धड़ा अलग था और बीजेपी का धड़ा अलग था। आप जानते हैं कि किसको कितनी सीटें आई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 80 प्लस सीटें आई थी और जेडीयू को मिलाकर 71 सीटें थी और कांग्रेस को 29 सीटें, और वहीं 53 सीट पाके बीजेपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। और वही बिहार में अगर हम बात करते हैं जातिगत विधायकों की बात करें तो बिहार में यादव 15% के आसपास है। उनमें 15% यादव में से 61 एमएलए चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचे थे। और हम अगर कोयरी की बात करते हैं तो 8% वहां कुशवाहा कोयरी हैं, जो कि 19 एमएलए चुनाव जीत के गए। 8% में से 19 एमएलए चुनाव जीत के गए थे। और हम कुर्मी की बात करते हैं, जिस समुदाय से नीतीश कुमार संबंध रखते हैं, कुर्मी जाति से, बिहार में 4% है उनकी जनसंख्या। तो 4% में से करीब 16 एमएलए चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। और अगर मुस्लिम की बात करें तो ये भी एक बड़ी समुदाय होगा बिहार में, क्योंकि इनकी आबादी 16% के आसपास है, जो कि 24 एमएलए लोग चुनाव जीत के गए थे। और वहीं अगर मुसहर की बात करते हैं, जो कि वहां महादलित कैटेगरी में आता है, इनका वोट परसेंट 5% है, जिसमें से 1 एमएलए चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचा था। अब बात करते हैं बिहार में राजनीति इस समय त्रिकोणीय स्थिति में है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी मुख्य भूमिका में इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। और जब इससे पहले दो पार्टियों ने जब गठबंधन किए थे, वो निश्चित तौर पर सत्ता में थे, चाहे वो बीजेपी और जेडीयू कर रही हो, चाहे वो बीजेपी और आरजेडी की हम बात करें। इस हिसाब से इस वक्त एनडीए काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है इस समय, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी का इस समय जो अलायंस है, इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो इसमें एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है हमें। राजद और वीआईपी, राजद जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, वो वीआईपी और आरएलएसपी से गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटा था, क्योंकि उसे कुशवाहा और मल्लाहों के वोट की फिक्र थी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं इस समय, क्योंकि वीआईपी पार्टी जो थी वो जाके बीजेपी के साथ गठबंधन में चली गई, जिसको 7 सीट मिला मुकेश सहनी। और आरएलएसपी की बात अगर करें तो वो जो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और साथ में ही गठबंधन में लगी थी, ताकि अगर हम बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनावों में, तो आपको पता होगा कि बिहार की राजनीति में जाति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आरजेडी ने 80 सीट जीतकर अपने विधायकों को विधानसभा पहुंचाया। उनमें पारंपरिक यादवों का वोट था लगभग, और जेडीयू के लव कुश यानी कि कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा का वोट उन्हें लगभग मिला था। अगर कांग्रेस इस बार आरजेडी के समर्थन में आई है, आरजेडी के साथ में अगर चुनाव लड़ने का फैसला उसने किया है, तो निश्चित तौर पर आरजेडी को मुस्लिमों का भी वोट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस समय कांग्रेस रेनबो की पोजीशन में इस समय बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को सभी जातियों का वोट बिहार के अंदर मिलता है, भले ही थोड़ी मात्रा में, लेकिन सभी जातियों का वोट उससे मिलता है। और वो आरजेडी के साथ में रहेगी तो निश्चित तौर पर मुस्लिमों का भी वोट उसे हासिल होगा। इस बार आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस जो वामपंथी दल है, जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, माले, ये सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं, चिराग पासवान की बात करता हूं मैं,
चिराग पासवान जो कि एक नए तरीके से बिहार की राजनीति में उभर कर आए हैं। चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और वो बीजेपी के साथ एनडीए के अलायंस में रहना चाहते हैं, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में वो नहीं रहना चाहते। और इसी के साथ हम बात करते हैं एचएएम की, हम जो कि जीतनराम पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इनको भी बीजेपी के अंदर 7 सीटें मिली है। पिछला रिकॉर्ड अगर इनका देखें तो केवल इनके पास 1 सीटें 2015 के चुनाव में आई थी। और अगर हम एलजेपी की बात करते हैं, जो कि समय बिहार चुनाव में एक नए तरीके से उभर के आई है एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, तो उन्हें केवल 2 सीटें मिली थी। वो 2 सीटें थी, एक साहिबगंज की थी और एक गोपीगंज की सीटें उनको मिली थी पिछली बार। और अगर ये वही बिहार है जहां जेपी आंदोलन हुआ था और वहां पर जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो का भी स्लोगन दिया गया था, जिस स्लोगन से वहां में काफी जातिगत जो स्थिति थी उस काफी सुधार आया वहां पे। और वे वही बिहार है जहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था पिछड़ा मांगे 100 में 60। तो इसको देखते हुए पिछड़े अपने अधिकार के प्रति ज्यादा सजग हुए। और 90 के दशक में लालू के साथ जनता पार्टी के राजपूत नेता भी आए थे, जैसे जगनंदा सिंह और बाबू रघुवंश प्रसाद जी भी उनके साथ थे। तो लंबे समय तक लालू के साथ राजपूत और पिछड़े उनके साथ रहे थे। और नीतीश कुमार की बात करें तो इन्होंने 1994 में जनता पार्टी से अलग इसलिए हो गए थे क्योंकि इनका आरोप था कि जनता पार्टी में जातिवाद होता है। तो उन्होंने 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई थी, जो कि बाद में जेडीयू के साथ मिल गई। और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 सालों से कुर्सी पर बने हुए हैं। और यही वजह है कि जो 15 सालों से लगातार इतना लंबा कार्यकाल था, उसके अपेक्षा जो वहाँ की स्थितियां थी वो लगभग वैसे की वैसे ही। अगर हम वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, पत्रकारों से बात करें अगर हम, तो वो भी वजह हो सकती है क्योंकि 15 साल से वो नीतीश कुमार वहीं कुर्सी पे बने हुए थे, जिसे विपक्ष उनके ऊपर तगड़ा प्रहार कर रहा है। क्योंकि 15 साल में बिहार की स्थिति कुछ विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई दी। तो अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने दलित समुदाय है उसमें एक कैटेगरी अलग कर दी, जिसका नाम होता है महादलित। और वही पिछड़े जाति में एक नई कैटेगरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं अति पिछड़ा कैटेगरी, जिसे ईबीसी बोला जाता है। और उन्होंने मुस्लिम की एक जाति थी कुल्हैया मुस्लिम की जाति थी, जो पहले ओबीसी में थी, बाद में उसको ईबीसी अति पिछड़ा का दर्जा दिलाया, जो कि बाद में एक लंबी लिस्ट बनती चली गई। यही लिस्ट जो बनती चली गई, जो अति पिछड़ा और महादलित लोग थे, इन नीतीश के फेवर में रहते हैं। क्योंकि पहले का जो समय था वो पिछड़े और राजपूत लोग थे जो थे वो लालू के साथ रहते थे। लेकिन 1994 के बाद से स्थितियां बदली, पिछड़े धीरे धीरे होते नीतीश के साथ आज तक बने हुए हैं। और अब बात करें लालू प्रसाद यादव के साथ रविदास जाति हुआ करती थी, जो रविदास जो कि पिछड़ी जाति थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, रविदास जाति को उन्होंने अति पिछड़ा जाति का दर्जा दिलवा दिया। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें महादलित जाति में डाला। लालू ने उन्हें, जो रविदास जाति थी, पिछड़ी जाति थी, नीतीश कुमार ने पहली सरकार में रविदास जाति को उन्होंने महादलित का दर्जा दिलाया। अगर बिहार विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 15 सालों से लगातार जो नीतीश कुमार सरकार में बने हुए थे, इसको लेकर वहां की जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही, चाहे वो पिछड़ा जाति हो, चाहे वो अगड़ी जाति हो, चाहे वो महादलित दलित चाहे जो हो। क्योंकि 15 साल में जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, एक 15 साल काफी लंबा समय होता है, उस समय के अनुसार लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में असफल साबित हुए। क्योंकि जब भी नीतीश कुमार सरकार में थे, चाहे इस बार देख लीजिए तो लालू यादव के साथ उनका जो 2015 में अलायंस हुआ था, उसकी वजह से सरकार थी, बाद में सरकार गिरी, फिर बीजेपी के सपोर्ट से वो आज अभी मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले भी उन्हें बीजेपी का सपोर्ट था। तो इस तरीके से वहां निश्चित तौर पर किसी एक पार्टी का चुनाव अकेले जीत पाना इस समय तो मुझे नामुमकिन सा लग रहा है। क्योंकि अगर बिना गठबंधन की कोई पार्टी का चुनाव लड़ती है तो पूर्ण बहुमत में नहीं आ सकती, इस बात की मुझे उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं वहां के चुनाव की, तो वहां के चुनाव का जो बिगुल था बच चुका है। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 71 सीटें होंगी। और दूसरा चरण का चुनाव 3 नवंबर को होंगी, जिसमें 94 सीटें होंगी। और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा, जो कि बाकी सीटें उसी में आएंगी। और मतगणना यहाँ पर 10 नवंबर को होना है। अब देखना है कि नीतीश कुमार 15 सालों का जो उनका विकास के दावे हैं इस सामने सही आते हैं, या फिर तेजस्वी की जो तेज पहिए वाली सरकार जिसका दावा करते हैं वो
जनता को लुभाने में कारगर हो पाती है, या फिर वामपंथ को जो इन्होंने अपने साथ लिया है, वामपंथी विचारधारा इनके साथ क्या कुछ काम आती है, या फिर कांग्रेस इनके साथ कुछ अच्छा करने में सफल हो पाती है। अब देखने वाली बातें होंगी। धन्यवाद।